सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आज लास्ट पार्ट को पढ़ने वाले हैं और आज आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपकी राजन सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज इस वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावहारिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है। यह कथन किसका है? शिक्षा आयोग का, स्किनर का, जोनस का या कोई नहीं? तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है शिक्षा आयोग ने। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है या होते हैं, कम से कम, पूर्ण रूप से, उच्च रूप से या मध्य रूप से? तो जो बुद्धि लब्धांक होता है यह उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। बच्चे की शैक्षणिक निष्पादन की स्थिति यानी कि बच्चा पढ़ने में जितना ही अच्छा होगा उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो उतनी ही उच्च, उतनी ही अधिक मानी जाएगी। तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 पर आते हैं, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? यानी कि एक स्कूल अपने शिक्षकों में किन योग्यताओं को ढूंढता है या किन योग्यताओं को बढ़ावा देता है कि हमारे टीचर्स इस तरीके के हों? तो उनके अंदर परीक्षा करने की प्रवृत्ति, स्मृति याद रखने की क्षमता, अनुशासन या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि? सबसे अच्छा है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। इससे क्या होगा, टीचर्स के अंदर एक अच्छा सा अपना एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना होगी। तो इस तरीके से वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और वो अपनी स्किल्स को, अपनी योग्यताओं को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से और टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार से वो टीचर भी मेहनत करेंगे। तो इस तरीके से इसमें विद्यालय का भी फायदा होगा, बच्चों का फायदा होगा और टीचर्स भी नई स्किल सीखेंगे तो टीचर्स का भी फायदा होगा। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 पर आते हैं, एक बच्चा डैश से ग्रस्त है, वो शाह को वॉज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। यानी कि एक बच्चा है जो सा को वॉज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, यानी कि वो ये उसको लग रहा है कि ये जो सा है और वॉज है ये सेम टू सेम है, ये न्यूक्लियर और ये अनक्लियर जो है ये सेम टू सेम है, वो इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो उसको किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिसलेक्सिया है, डिस्कैलकुलिया है, डिस्ग्राफिया है या शब्द जम्बलिंग विकार है उसको? तो उसको है डिसलेक्सिया, पठन विकार। ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है कह सकते हैं। कई बार यूपी टेट में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में तो कई बार पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, दौड़ना, फुदकना, लिखना? जो लिखना है दोस्तों, इसमें देखिए आपका एक हाथ इंगेज रहता है और हाथ हिलता रहता है, लिखते रहते हो, हिलती रहती है उंगलियां। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल में आता है। तो ऑप्शन द जो है लिखना ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 पर आते हैं, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? एक बच्चा जो विद्यालय में आता है तो टीचर्स किस प्रकार का जो विषय वस्तु है वो पढ़ाएं कि बच्चे को आसानी से वो समझ में आ जाए। मेरा प्रिय मित्र इसको पढ़ाएंगे तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो नया नया स्कूल में आया है तो उसके तुरंत तो दोस्त बन नहीं जाएंगे। मेरा पड़ोस, छोटा बच्चा है तो अपने आस पड़ोस के बारे में इतना नहीं बता पाएगा पूछने पर। मेरा विद्यालय, नया नया स्कूल में है तो स्कूल के बारे में बच्चा कुछ नहीं बता पाएगा। लेकिन मेरा परिवार, अगर बच्चे से आप उसके परिवार के बारे में पूछेंगे, उसके घर में कौन कौन है, उसके माता पिता, उसके दादी दादा, उसकी चाची चाचा, उसके भाई बहन, तो वो सबके बारे में बता ले जाएगा। तो सबसे अच्छा टॉपिक क्या है बच्चों को पढ़ाने के लिए? मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 157 है, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है।
दोस्तों मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आगरा में है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, आगरा सही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में टोटल 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है, 10। उसमें देखिए आगरा भी आता है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या एवं गोरखपुर। तो आप देखोगे लखनऊ भी है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, कानपुर भी है, केवल दिल्ली तो गलत होगा, दिल्ली दूसरा राज्य है। तो इस तरीके से ये तीनों ही मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र हैं। तो किसी एक को यहाँ पर खाली सही बताना भी गलती होगा दोस्तों। तो आगरा भी है, लखनऊ भी है और कानपुर भी है। इस तरीके से प्रश्न को नहीं देना चाहिए था, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछना चाहिए था, तब दिल्ली यहाँ पर सही हो जाता। ठीक है, तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, 10 मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या और गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 158 पर आते हैं। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपयुक्त सभी। तो विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं ये तीनों के तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? सांकेतिक भाषा हम किनके लिए, किन बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, आ वा दोनों या चलन बाधित। तो हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं श्रवण बाधित बच्चों के लिए, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए हम उनको संकेतों के माध्यम से पढ़ाते हैं। ये सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें से कौन सा है जो निर्देशन का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा लिखित निर्देशन। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा, बाकी सब निर्देशन के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 161 है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, यहाँ पर अस्थिर नहीं बल्कि अस्थि बाधितों के लिए होगा, रा नहीं होगा दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, अस्थिर बालकों के लिए। दोस्तों यहाँ पर अस्थिर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए श्रवण बाधित बच्चों को भी अनुकूलन की आवश्यकता होती है, प्रतिभाशाली बच्चों को भी होती है, दृष्टि बाधितों को भी होती है। और अस्थिर बाधित की यहाँ पर हम बात करें तो ऐसे बच्चे जो जिनकी जो भावनाएं होती है, मनोभाव होते हैं, वो कभी भी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे धीरे धीरे अनुकूलन हो जाता है इनके अंदर, तो बहुत ज्यादा अनुकूलन की आवश्यकता इन बच्चों को नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थि नहीं बल्कि अस्थिर ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 162 है। विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या इनमें से कोई नहीं। किसी भी प्रकार का बालक हो, चाहे वो सुनने में दिक्कत है, उसको देखने में दिक्कत है, वो प्रतिभाशाली बालक है, वो सामान्य बालक है, किसी भी प्रकार का बालक है, सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनने की जरूरत होती है, अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बिना देखे ही आपको लगा देना है, आत्मनिर्भर बनना ही सारे बच्चों का उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 163 पर आते हैं। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। 2018 में कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 164 है। हकलाने के क्या कारण है? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने के कारणों में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए वंशानुक्रम भी हो सकता है, या बच्चे के माता पिता से उसको मिला हो, या आसपास के वातावरण से भी बच्चे को मिल सकता है। तो ऑप्शन 7 जो है उपयुक्त दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पर आते हैं। मनोविज्ञान केंद्र का मुख्य कार्य क्या होता है? निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 166 है। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कोई बच्चा जो देख नहीं सकता है, उसके ना देख पाने के क्या कारण हो सकते हैं? हो सकता है कि जन्म से ही वो बच्चा ना देख पाता हो,
या हो सकता है कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, इस वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। तो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योगदान है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बच्चे को निर्देशन दे रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि बालक को ध्यान में रख करके ही हम निर्देश दें, तो ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। सब 2018 में पूछे हुए प्रश्न है, आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 168 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। पिछड़े बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं, विकलांग बच्चे भी आते हैं शारीरिक रूप से। तो यहाँ पर ऑप्शन दा जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मीथिया या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, डिस्ग्राफिया। क्वेश्चन नंबर 170 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह किसका कथन है दोस्तों, तो ये कथन है ड्रेवर का, और ये बहुत ज्यादा बिल्कुल याद किया हुआ है, मुझे तो बहुत अच्छे से ये याद है और हमेशा याद रहता है, कभी ये परिभाषा भूलती ही नहीं है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए तो है ही, यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगर आप प्रतिभाशाली बच्चे हो तो कौन सा इसमें से प्रतिभाशाली होने का संकेत या लक्षण नहीं है। विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में से अनूठापन या कौतूहल। यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो दूसरों के साथ लड़ते नहीं है, तो ये प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा या वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कब अपनी क्षमताओं को कब विकसित कर पाएंगे, जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा, यानी कि सामान्य बच्चों से थोड़ा सा अलग करके इनको, क्योंकि जो भी हम सिखाते हैं तुरंत ये सीख जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से इनको हम और अच्छे से पढ़ाते हैं ताकि ये बच्चे जो भी सपने अपना देखना चाहते हैं उनको ये पूरा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 173 दोस्तों, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर या फिर शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए, समन्वित शिक्षा या समावेशी शिक्षा जो है इसकी सफलता निर्भर करती है कि जो बच्चों को शिक्षण अधिगम, यानी कि जो बच्चों को सिखाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता क्या है। यानी कि साफ साफ यहाँ पर पढ़ाई की गुणवत्ता की बात की गई है। तो जो शिक्षा की सफलता है, स्वाभाविक सी बात है, वो किस तरीके से बच्चों को सिखाया जा रहा है उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 174 है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर के बना, या समुदाय शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पूछा है 4, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों समुदाय शब्द का जो इंग्लिश होता है वो होता है कम्युनिटी, और कम्युनिटी जो लैटिन भाषा के कॉम और म्यूनिस को मिला करके बना है। तो इस तरीके से यहाँ पर कम्युनिटी का अर्थ होता है एक साथ या टुगेदर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ब है 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 है, श्रवण बाधित के प्रकारों में गंभीर रूप से बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है। यानी कि जो गंभीर रूप से बच्चे, ऐसे बच्चे जो गंभीर रूप से सुन नहीं पाते हैं, उनके सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है। यहाँ पर 70 से 89 दिया है, 90 से 100 दिया है, दोनों या कोई नहीं। तो जो गंभीर बाधित बच्चे होते हैं ये 70 से लेकर के 89 डेसिबल तक की आवाज अगर की जाएगी तो वो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। ठीक है। और जो पूर्ण या एकदम बाधित बच्चे होते हैं, पूर्ण या गहन बाधित बच्चे होते हैं, उनका डेसिबल स्तर 90 से 100 होता है। और आप सभी को पता है कि 90 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि अगर होती है तो मानव कान उसको सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कर्कश होती है, सुन तो पाते हैं लेकिन उससे कान के पर्दे फट सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 70 से 89 डेसिबल
गंभीर बाधितों के लिए है, और पूर्ण बाधित बच्चे जिनको कुछ भी सुनाई नहीं देता उनके लिए 90 से 100 डेसिबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 176 है, श्रवण बाधित के प्रकार कम बाधित बच्चों का बाधितता प्रतिशत कितना है? यानी कि ऐसे बच्चे, इसमें देखिए श्रवण बाधित बच्चों में डिवाइड किया गया है कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो कम श्रवण बाधित है, यानी कि जिनको कुछ ना कुछ सुनाई देता है। तो इसमें 40% ऐसे बच्चे हैं श्रवण बाधितों में जिनको कुछ ना कुछ सुनाई देता है, एकदम बिल्कुल बहरे बच्चे नहीं कि जिनको कुछ भी ना सुनाई देता हो। तो 40% ऐसे बच्चे हैं जिनको कम बाधित बच्चे हैं श्रवण बाधित में। तो ऑप्शन सा जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 177 है, श्रवण बाधित के प्रकार मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए कम बाधित पूछा है, यहाँ पर मंद बाधित पूछा है। तो 40 से 50%, 50 से 75%, 90% या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 50 से 75% मंद बाधित बच्चे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है, शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? तो शैक्षिक रूप से पिछड़ापन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें सामाजिक रूप से पिछड़ापन या आर्थिक रूप से, ये सारे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है, किसका कथन है पिछड़े बच्चे वे हैं जिनकी शैक्षिक उपलब्धि या शिक्षांक 85 से कम है? सिरिल बर्ट का, बॉटन हर्ट का, दोनों का या कोई नहीं? तो ये किसका कथन है दोस्तों? तो ये कथन है सिरिल बर्ट का। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, किसका कथन है निर्देशन का अर्थ पथ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? किसका कथन है? सिलफोर्ड का। यहाँ पर सिलफोर्ड नहीं बल्कि गिलफोर्ड होगा। जोनस का, गुड का या कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा है, जोनस का। कथन किसका है? जोनस का। क्वेश्चन नंबर 181 है, किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है? मायर्स ने, वेबस्टर ने, कार्ल रोजर्स ने या कोई नहीं? तो ये मायर्स ने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अतिलघुत्री में भी कई बार मैं पढ़ा चुकी, बहुविकल्पी में भी कई बार ये आ चुका। क्वेश्चन नंबर 182 है, डीजीपी का पूरा नाम है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 है, किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? डॉक्टर मुखर्जी का, बुश लेलर का, गुड का या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है डॉक्टर मुखर्जी का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 184 है, किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों? तो ये कथन किसका है पूछ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए, TKAN मेनन का, बार्टन हर्ट का, सिरिल बर्ट का या कोई नहीं दोस्तों? तो ये कथन है मेनन का। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमताएं या विद्यार्थियों की आवश्यकताएं? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है विद्यार्थियों की त्रुटियां। इसको छोड़ करके जो आकलन है वो बच्चों की अधिगम शैलियां कैसी हैं, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, उनके अंदर कितनी क्षमता है और उनकी क्या आवश्यकता है हर बच्चे की, तो ये सब का ख्याल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 186 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः कौन सी समस्या से संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या से संबंधित है। जैसे आपने देखा था बच्चा वॉस को सा पढ़ता है या सा समझता है, इन दोनों में अंतर ही नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो, आवधिक परीक्षाएं या गृह कार्य? तो प्राथमिक स्तर की अगर हम कक्षा 1-2 की बात करें तो बच्चों को गृह कार्य तो देना ही नहीं रहता है। आवधिक परीक्षाएं, इन बच्चों की परीक्षाएं भी नहीं होती हैं, इनकी केवल मौखिक परीक्षाएं होती हैं। योगात्मक कार्य देना छोटे बच्चों को ये भी नहीं सही है।
तो सबसे अच्छा तरीका है पोर्टफोलियो, ऑप्शन बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 है, किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा इसमें प्रगति करने में सहायता देना है? रूथ स्टेक का, डॉक्टर मुखर्जी का, गुड का या कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर है रूथ स्टेक का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 पर आते हैं, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत भिन्नताएं या शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो अगर शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली संकल्पना से जोड़ करके आगे पढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्ञान का सहसंबंध या स्थानांतरण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 पर आते हैं, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु होता है? तो 16 पीएफ परीक्षा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण है ये, तो ऑप्शन बा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास? दोस्तों राइट आंसर है पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 192 है, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है? भग्नसा, तनाव, चिंता। तनाव, चिंता, भग्नसा ये सब मानसिक विकार के लक्षण है। इंसान परेशान रहता है, देख करके आदमी समझ जाता है, लेकिन ये संबंध जो है ये मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता। क्वेश्चन नंबर 193 है, गतिक शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनैतिक नेता? तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की जो अंतिम अवस्था हो सकती है, ऐसे बच्चे आप देखोगे शल्य चिकित्सक बनते हैं, तो ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया था? ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, तो इनको पढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ब्रेल लिपि तो ऐसे बच्चों के लिए प्रयोग करते हैं जो देख नहीं सकते, यानी कि दृष्टि बाधितों के लिए करते हैं। तो यंत्र का प्रयोग भी यहाँ पर देखिए, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो करेंगे ही, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। और कहीं कहीं आप देखो बच्चों को यंत्र दिया जाता है, मशीन कान में बच्चे लगा लेते हैं तो थोड़ा उनको सुनाई देता है, ऐसे बच्चे जो बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं उनको, ठीक है। तो ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ऐसे बच्चों को हम पढ़ाते कैसे हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो वो सांकेतिक भाषा से हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 है, टेट के द्वारा किसका परीक्षण होता है? टीएटी, टेट परीक्षण जो होता है शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या इनमें से सभी का? राइट आंसर है व्यक्तित्व का परीक्षण, ऑप्शन सा जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 है, पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक कौन है? हैविंग हर्स्ट, अब्दुल रऊफ, कॉल सनिक या टर्मन? दोस्तों ये बुक लिखी है हैविंग हर्स्ट ने, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है ये भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 197 पर आते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रिक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का क्या आधार बताया था? खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों के गति के द्वारा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा करके खत्म कर दिए। आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन के भी बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरी, आप लोग के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा का भी बहुविकल्पी अतिलघु उत्तरी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको संस्कृत की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, आपकी साइंस की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। तो इन सारी वीडियोस को आप देखते रहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय के मास्टर क्लास की लिंक मिल जाएगी, क्लासेस की लिंक मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की भी लिंक आपको मिल जाएगी। चाहे कमेंट बॉक्स में चले जाइए, चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए।
और चैनल पर भी आप ढूंढ सकते हो आसानी से। सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज ऑलरेडी हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं और फिर से करवा रहे हैं। तो राजन और पवन सीरीज पूरा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये सारी वीडियोस को देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते हुए चलिए। आपके लिए वीडियोस रेगुलर लेकर के आते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपकी तैयारी को और बेहतर हम करते रहें। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों। अब अगर आपकी तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो तैयारी है, तो इसके लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएंगे, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, सारे विषयों के राजन और पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐप में पढ़ने से कोई ऐड, कोई प्रचार नहीं आता जिस तरीके से यूट्यूब पर आता है। तो आपके समय की भी बचत होगी। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड करने के बाद अगर कोई भी समस्या आ रही है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप 7705954549। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो 7705954549 नंबर याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आप चाहें तो हम हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप लोग। इंस्टाग्राम यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है और यहाँ पर आप कांटेक्ट कर ही सकते हैं इस नंबर पर। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए और ढेर सारी वीडियोस ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे आप लोग के लिए और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय दोस्तों।